हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखिए, वर्तमान समय में पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा ऐसे इस समस्या में, गंभीर समस्या में हो सके तो घर से बाहर बहुत ज़रूरी काम के लिए ही निकलें, और हो सके तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि ये कोरोना वायरस है एक इतनी आत्मसम्मानी बीमारी है कि जब तक आप इसे घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक ये आपके घर पर नहीं आएगी। इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें। और तो देखिए, अभी हम कोरोना वायरस के सेकंड वेव से गुजर रहे हैं। फर्स्ट वेव इसका गुजर चुका है और फर्स्ट वेव इतना ख़तरनाक नहीं था जितना कि सेकंड वेव है। सेकंड वेव का मतलब ये है कि जितना नुकसान जो फर्स्ट वेव था 7 दिनों में अपने फेफड़ों के लिए पहुंचाता था, सेकंड वेव उतना नुकसान 2 दिन के अंदर अंदर पहुंचा रहा है। पता ही नहीं चल रहा था कोरोना वायरस है या नहीं है। टेस्ट का मतलब जो रिजल्ट आते आते गुजर जाता है और पता ही नहीं चल पाता, और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इतना खतरनाक है सेकंड वेव, ठीक है। तो हो सके, और ये ज़्यादा बड़ी लंबी समस्या नहीं है, ये 17-18 मई तक की समस्या है। और माना जा रहा है कि 17-18 मई के बाद में थर्ड वेव है, और इसका जो थर्ड वेव है वो बहुत ही कमज़ोर और जितना खतरनाक नहीं है जितना कि सेकंड वेव है। कोई भी बीमारी देख लीजिए, इसका मतलब जितना फर्स्ट वेव खतरनाक होगा उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा सेकंड चरण, ठीक है। और सेकंड के बाद थर्ड चरण जो आता है वो बहुत तो ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं होता है। चाहे कोई भी महामारी है उसे ले लीजिए, जैसे स्पेनिश फ्लू है, स्पेनिश फ्लू का देखा होगा ना, पहला वेव तक कितना खतरनाक था, और सेकेंड वेव उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन थर्ड वेव था वो इतना खतरनाक नहीं था। तो इसलिए अभी हमें ज़्यादा समस्या है 17-18 मई तक, और 17-18 मई के बाद में जो है कि आज समथिंग 57 दिन के बाद में कोरोना की कुछ राहत भरी खबर मिली है। पहले 4 लाख के आसपास केसेस निकल रहे थे, अब वो कंट्रोल होकर 385 के आसपास निकल कर आए हैं कल, ठीक है। तो हो सके तो 17-18 मई तक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर सही है, तो सब कुछ ठीक है, ठीक। ज़्यादा कमाई के चक्कर में ना पड़े, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर ही रहें, ठीक है। तो काफ़ी दिन हुए हम भी क्लास नहीं ले पा रहे थे, आज देखेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, ज़्यादा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु नहीं है, और फिर भी कहना चाहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, और देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा के बारे में तो आपने सुना होगा, ना सुना होगा तो मैं समझा दूंगा बिल्कुल अच्छी तरह से, आपकी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ध्यान से बैठ के समझिए, ठीक है। देखो, सामूहिक सुरक्षा क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो सामूहिक सुरक्षा है क्या। सामूहिक सुरक्षा वो है कि किसी दूसरे व्यक्ति से सुरक्षा एक समूह अपनी सुरक्षा बनाकर रखे। चाहे कोई एक देश समझ लीजिए, चाहे कोई परिवार समझ लीजिए, पूरे परिवार का एक समूह है, और समूह के आधार पर कोई बाहर वाला व्यक्ति उस पर आक्रमण करता है तो पूरा परिवार समूह के साथ में उसका सामना कर सके। ये एक सामूहिक सुरक्षा के आधार पर होती है। तो देखेंगे मतलब अपने देश में इसकी क्या भूमिका है सामूहिक सुरक्षा की। तो सामूहिक सुरक्षा जो है अपने देश में, इसकी मतलब शुरुआत तो हो चुकी थी 17वीं शताब्दी में, ठीक है। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद में, शुरुआत होने के बाद में अपने सामने ये प्रचलन में जब आई है, तो प्रचलन में 20वीं शताब्दी में आई है, ठीक है। 20वीं शताब्दी में सामने आया है अपनी ये सामूहिक सुरक्षा। और उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, रूजवेल्ट का कहना ये था कि सामूहिक सुरक्षा, सन 1910 ईस्वी में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, उन्होंने कहा था कि सामूहिक सुरक्षा का अगर एक संगठन बनाया जाए तो जो शक्तिशाली राष्ट्र जिससे आपस में भी संगठन बना रहेगा और आपस में भी एक दूसरे का साथ देंगे, और बाहर वाला कोई देश आकर किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसके लिए भी सभी एक साथ मिलकर घातक बनेंगे, ठीक है। तो ये एक समूह की सुरक्षा होना ही सामूहिक सुरक्षा है। तो बात करते हैं, देखो, सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत वे सब राष्ट्र आते हैं। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत वे सब राष्ट्र आएंगे जो उस संगठन के सदस्य हैं। किसी एक देश पर अगर किसी अदर कंट्री ने आक्रमण कर दिया, तो जितने, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अभी मैं समझा रहा हूँ, देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना जरूरी है अपने लिए। तो देखें, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना देश है भारत, ठीक है। भारत है, तो भारत में कितने राज्य हैं, अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में से अगर ये सामूहिक सुरक्षा के सभी राज्य, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये रियल टाइम नहीं है, 28 राज्य हैं वो सामूहिक सुरक्षा के सभी सदस्य हैं।
तो सदस्य होने के साथ में अब जहाँ से मान लीजिए नंबर डाल लीजिए 28, ये 1 हो जाएगा, 2 3 ऐसे करके यहाँ मान लीजिए सब 28 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ। अब समझ ये लीजिए कि अगर सामूहिक सुरक्षा के ये 2800 राज्य सभी सदस्य हैं, है ना, सदस्य होने के साथ में अगर 2800 में से किसी में से मान लीजिए नंबर 1 किसी से थोड़ा झगड़ा रखता है या किसी पर आक्रमण करता है ना, तो बाकी के जो 27 रह जाएंगे, माना एग्जाम्पल के तौर पर इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो बाकी के जो 27 सब रह जाएंगे ना, वो इसको मना करेंगे झगड़ा करने के लिए पहले तो, और अगर ये मना करने पर भी नहीं मानता है ना, तो सब एकत्रित होकर इसका सामना करेंगे। ये है, सब समूह पूरा एकत्रित होकर इसका सामना करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये तो इन चीज़ के सदस्य संगठन का सदस्य है ना, वो हैं, और अदरवाइज जैसे मान लीजिए कोई सब हैं, ये इसी प्रकार का कार्य करेंगे इसके साथ में, ठीक है। और इसके बाद में अगर इसे छोड़िए, ये तो मतलब अपने संगठन के सदस्य हैं सभी, और संगठन के बाद में अगर कोई दूसरा कंट्रीज आकर किसी पर आक्रमण करता है इन पर, या किसी से झगड़ा करता है, तो बाकी के ये सब पूरा एक संगठन बनाकर इस पर तोड़ देंगे इसके जाके लिए, ठीक है, थोड़ा के फेंक देंगे इसके। तो इसी प्रकार से ये अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने सदस्य राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, सामूहिक सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं, देखें एक मतलब विद्वान है, उनका क्या कहना है, मार्गेनथाउ का नाम सुना होगा आपने। तो उनका कहना यह है कि सामूहिक सुरक्षा की संक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र का उत्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए एक सभी राष्ट्र के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समस्या बन चुकी है। जैसे मान लीजिए इनका कहना ये है कि अगर किसी एक राष्ट्र को कोई समस्या है, तो वो समस्या उस राष्ट्र को ना होके, बल्कि जो उस संगठन के पूरे सभी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की, पूरे देश की, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया था कि अगर समस्या नंबर 1 को है, तो वह समस्या ये अपने आप को मानकर ना चलें, ये समस्या इन सभी के लिए समस्या है, और इस छोटी सी समस्या का अगर ये सामना सब मिलकर करेंगे, तो इसे कोई भी बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये है सामूहिक सुरक्षा, समझ गए होंगे आप। तो इनका कहना तो ये था। अब देखो सामूहिक सुरक्षा के कोई मतलब इसका आज से क्या निकलता है, अर्थ क्या है इसका, तो उस पर बात करेंगे। देखो, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण संपूर्ण राज्य पर आक्रमण माना जाएगा। किसी बाहर वाले व्यक्ति ने आकर, अभी मैंने समझाया था ना, यहाँ से अगर किसी ने आकर इस पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के बाद में तो ये ना सोचे कि सिर्फ इन्हीं पर आक्रमण हुआ है, आक्रमण इन सब पर माना जाएगा वो आक्रमण, ठीक है। और चाहे ये तो बाहर वाली कंट्री ने आगे किया है, अगर इनका जो कोई सदस्य है, इनमें से किसी ने अगर आक्रमण इस पर कर दिया, तो ये ना सोचे कि सिर्फ इन्हीं पर किया है, ये सब पर आक्रमण माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे तो देखेंगे, किसी राष्ट्र विशेष की समस्या सिर्फ उसी राष्ट्र की समस्या से, मैं वल्कल ऊपर वाला ही, तो सिर्फ उसी राष्ट्र की समस्या नहीं रह जाएगी, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की चिंता का विषय बन जाएगी। अगर किसी के कोई समस्या है, तो वो समस्या सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण संगठन के लिए वो समस्या मानी जाएगी, ठीक है। और देखते हैं आगे बात करते हैं। तो ये तो है। और देखो नंबर 3 पर देखते हैं, यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है, इनमें से ही कोई राष्ट्र है ना, दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा बनता है ना, तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए अपना ये संगठन का सदस्य है, इन्होंने जाकर किसी दूसरे अदर कंट्री के लिए आक्रमण कर दिया, तो बाकी के जो सब देश हैं ना, इसकी तरफदारी तो करेंगे। तरफदारी कब करेंगे? जब इसकी कोई गलती नहीं होगी। जब इसकी कोई गलती है तो पहले इसे समझाएंगे, समझाने के बाद में मामला को यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो और अगला पॉइंट प्राप्त करते हैं, आक्रमणकारी के अलावा अन्य सब राष्ट्रों के बीच में सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व माना जाएगा इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, संभव है कि इस सहयोग के डर से आक्रमणकारी जो राष्ट्र होगा ना, वो शायद हो सकता है अपने विचार त्याग दे। में से मान लीजिए किसी एक परिवार है, परिवार के 50 सदस्य हैं, ठीक है, और परिवार के 50 सदस्यों में आपस में थोड़ा अनबन हो जाता है, बिगड़ जाती है ना थोड़ी सी। तो कोई बाहर वाला व्यक्ति होता है और सोचता है कि मतलब हम इससे झगड़ा कर ले, तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है, उनमें झगड़ा हो जाता है। अगर 50 सदस्य जो हैं वो एकत्रित होकर रह रहे हैं और बाहर वाले व्यक्ति को बताया कि हाँ सब इकट्ठे हैं, तो उसको झगड़ा करने का मूड हो भी ना, तब भी वो हो सकता है उसका दिमाग
सही हो जाए, वो अपने मतलब इसका योजना बनाई है उसने, वो योजना त्याग दे, ठीक है। क्योंकि पता होगा आपके लिए, अगर ये अपना हाथ है ना, अगर किसी में घूसा बनाकर लगाओगे तो उसकी बत्ती सी बाहर निकल आएगी, और अगर इससे अलग अलग करके मारोगे तो खुद ही टूट कर बिखर जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये एकत्रित है सभी संगठन है तो इस पर कोई आक्रमण करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब आज से हो गया। अब बात करेंगे, हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा की कुछ मान्यताएं हैं। देखो इनकी मान्यता क्या है, सामूहिक सुरक्षा की मान्यताएं देख लेते हैं। देखो मान्यता ये है कि देखो कई वैज्ञानिकों ने एकत्रित करके ये मान्यताओं का विस्तार किया है। तो देखेंगे नंबर 1 पर, सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानेंगे। जैसे अभी मैंने समझाया, किसी बाहर वाले राष्ट्र ने अगर आक्रमण कर दिया किसी अपने संगठित राष्ट्र पर, तो सभी जो संगठित राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, पहले उसकी पहचान करेंगे कि हाँ भाई है कौन तू आक्रमण करने वाला, तो उसको पहले पहचान करेंगे। और नंबर 2 पर, आक्रमण को रोकने में सभी समान रुचि होगी। जो इस संगठन के अभी जो मतलब सदस्य हैं ना, वो सोचेंगे कि भैया देख मान जा, क्यों तू आक्रमण कर रहा है, खाली में झगड़ा मोल रहा है, लेकिन जब हम एकत्रित हो गए तो तेरी बत्ती सी बाहर निकाल देंगे, समझाएंगे उसके लिए, है ना। तो और अगला पॉइंट है, मतलब ये उस झगड़े को खत्म करने में सभी की समान रुचि होगी। ये नहीं है कि मतलब कोई उसका इनका साथ दे रहा है और इनको कोई खदेड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सभी राष्ट्रों में आक्रमण का प्रतिकार करने की क्षमता होगी। क्या है, ये नहीं है कि मतलब हम क्यों तुम जैसे इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है और बाकी के सब 27 हैं, ये ना सोचेंगे कि मतलब हमारे ऊपर आक्रमण थोड़ी हो रहा है, बल्कि ये सोचेंगे हाँ हम सबके ऊपर आक्रमण हो रहा है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, आक्रमणकारी राष्ट्र की अपेक्षा समग्र की शक्ति अधिक होती है ना। जैसे आक्रमणकारी समग्र की मतलब सबकी शक्ति ज़्यादा होती है, संगठन की शक्ति ज़्यादा होगी, है ना। जैसे किसी एक राष्ट्र ने आकर संगठन पर आक्रमण कर दिया तो संगठन वाले जो सभी सदस्य एकत्रित हो गए उसको थूथरा तोड़ देंगे, है ना। तो इनकी समग्र शक्ति ज़्यादा होती है संगठन की, ठीक है। और विश्व शांति शक्ति की अधिकता पर आधारित है संगठन, है ना। तो उस संगठन में सब लोग सदस्य होंगे और तो विश्व में एक शांति का माहौल बना रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेद बुलाकर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, है ना। जो संगठित राष्ट्र हैं, मतलब जो अभी सामूहिक सुरक्षा का एक संगठन है, संगठन के अंतर्गत जितने भी राज्य राष्ट्र सदस्य हैं उनको वो अगर कोई बाहर वाला राष्ट्र आक्रमण करता है ना, तो वो आपसी मतभेद को बुलाकर, आपसी मतभेद में जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं अपने, जैसे इनका कभी काफ़ी समय पहले इनसे झगड़ा हो गया, और जैसे आपस में झगड़ा चलते रहते हैं ना, जैसे संगठन होता है या परिवार होता है, तो आप जानते होंगे, इस बात से वाकिफ होंगे कि आपस में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। तो इनका मायने ये नहीं होगा कि अगर आपस में झगड़ा है तो तुम्हारी झगड़ा इस लड़ाई से हुई है तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाहर वाला कोई व्यक्ति आकर इन पर आँख उठाता है ना और झगड़ा करता है इनसे, तो ये सब इसके साथ हो जाएंगे। ये नहीं कि हमारा तुमसे पहले झगड़ा हो चुका है हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि ये इनका सबका साथ देंगे और इसका ठूतरा तोड़ के रख देंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो बाहर वाले व्यक्ति की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ सकती संगठन पर मतलब आक्रमण करने की, है ना। तो यही है सामूहिक सुरक्षा, समझ में आ गया होगा कुछ मतलब आशय और मान्यताएं हो। आज का चैप्टर थोड़ा छोटा ही है और आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।